Today we would solve the remaining 5 short questions of our past paper 2023. If you are facing any problem in your preparation for the exam, then feel free to ask me in the comment section. I will try to help you as much as possible. अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर हमें क्या है, गिवन है कि एक सेट गिवन है x इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसके पहले पार्ट में हमें x क्रॉस x फाइंड करना है। x क्रॉस x का क्या मतलब है कि यही x वाला जो सेट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली हमें पता है कि जो सेट्स होते हैं वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, और फिर हमें रिजल्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब है कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, तो यूं करके हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे, यानी कि 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 3, 1 4। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके इन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में कॉमर्स भी आते हैं जो मेरे हमेशा ही स्किप हो जाते हैं, तो आप लोगों ने उनका ध्यान रखना है। फिर ये 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4। उसके बाद 4 जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे यूं, तो ये बन जाएगा 4 1, 4 2, 4 3 और 4 4। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो चुका है जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमें रिलेशन एक डिफाइन करना है। रिलेशन कैसे हम डिफाइन करते होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट होता है उसी के अंदर से हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लेते हैं जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अब यहाँ पे यानी कि हमें ऐसे एक्स वाई यानी कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कि जिस यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हम उठाएंगे कि जहाँ x और y की वैल्यू को अगर हम सम करें वो या तो 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो। यानी कि जब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो इनमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास चले जाएंगे उसके अंदर, तो यहाँ से हमारे पास 4 और 1 5 होता है, ये चला जाएगा। फिर 2 और 3 5 होता है, ये चला जाएगा। 2 4 चला जाएगा। 3 2 चला जाएगा क्योंकि ये भी 5 होता है। 3 3 6 होता है, ये चला जाएगा। 3 4 7 होता है, ये चला जाएगा। 4 1 5, ये 4 वाले तो सारे ही चले जाएंगे क्योंकि इन सब का जो सम है वो या तो 5 के इक्वल होता है या 5 से ग्रेटर होता है। तो इसलिए हम यहीं पे यानी कि ये जो रिलेशन है ये यहीं डिफाइन कर देते हैं। इधर ही से मतलब थोड़ी सी चीज़ें जब हम इरेज कर देंगे तो ये जो R वाला सेट है हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, R इज इक्वल टू, R वाला सेट इज इक्वल टू, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया 1 4। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा 2 3। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो तीसरा एलिमेंट है, यानी कि हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, तीसरा जो एलिमेंट है वो आ जाएगा 2 4। फिर उसके बाद 3 1 नहीं आएगा, और फिर 3 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 3 आ जाएगा, 3 4 आएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4। ये सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये आप लोगों ने सीक्वेंस में लिख लेने हैं। मैंने ज़रा डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये रेफ़र करना इस क्वेश्चन को ज़रूरी था, तो उसके बाद आप लोगों ने ये साफ करके लिख देना है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है बेसिकली उसके अंदर भी हमें इसी ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है इसी रिलेशन की हमें डोमेन बतानी है और साथ इसकी हमें रेंज बतानी है। ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है उसकी, तो हमें पता है डोमेन क्या होती है कि जो पहले एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट इज नोन एज डोमेन। पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब ये 2 3 4 वगैरह रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इनको लिखना होता है। जब हम डोमेन में लिख रहे होंगे तो हम एक ही बार लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4 इसकी डोमेन आ गई है। उसके बाद जब हम रेंज देखते हैं इसकी, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 2 है, और फिर यहाँ 3 है, 4 है, और यहाँ 1 है, तो यानी कि इसकी जो रेंज है वो भी इसकी डोमेन के ही इक्वल है, 1 2 3 4। और यहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं कि जो रेंज है हमारे पास वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। बेशक पहले 4 आ रहा था, फिर 3 आ रहा था, फिर 2 वगैरह आ रहा था, लेकिन हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना होता है।
अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर हमने प्रूव करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि प्रूव करनी है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये चीज़ गिवन है, तो यहाँ क्योंकि tan थीटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इस चीज़ से, तो ये हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा। अब हमें पता है कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, और यानी कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। और साथ ये जो tan स्क्वायर थीटा था ये एज इट इज हम लिख देते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, sin थीटा sin थीटा ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है कि जो tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जी हम यूज करें किसको, यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी के tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ये जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 था ये किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुकी है, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ये हमने प्रूव कर ली है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है इसके अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक नॉर्मल ट्रायंगल है ABC, ये हमने खुद से ही ड्रॉ किया है। एक्चुअली हमारे पास एक थ्योरम है और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये ड्रॉ किया है कि जैसा उस थ्योरम के अंदर ड्रॉ हुआ है वैसा ही हमने एज इट इज़ उठा के ड्रॉ कर देना है। तो ये मैं आपको एंड पे जाके बता दूंगी कि ये कौन सा थ्योरम है। अलबत्ता हमारे पास मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ था ABC जिसके अंदर एंगल A जो था वो 60 डिग्री के इक्वल है, और ये फिर आगे ये B वाला वर्टेक्स है और ये C वाला वर्टेक्स है। तो ये क्योंकि वो थ्योरम है उस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते होते हैं कि यहाँ एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम H कह देते हैं। अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या बन जाएगी, x बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये साथ कहा हुआ है कि हमने क्या करना है, ये जो BC है इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है और किसको यूज करते हुए करनी है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx, यानी कि ये फार्मूला यूज करते हुए हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अगर ये फार्मूला हमने यूज करना है तो इसका क्या मतलब है कि हमें उसी थ्योरम को रेफर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ से, ये तो हमारे पास क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो x की लेंथ फाइंड करना, यानी फार्मूला तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे सिर्फ x अननोन है, तो x की लेंथ फाइंड करना तो अब हमारे लिए आसान हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम x की लेंथ फाइंड कर सकते हैं जो कि किसकी इक्वल आ जाएगी, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि x डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 6। तो उसके बाद cos थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, डायरेक्टली हम यहाँ 60 डिग्री लिख देते हैं। तो cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, और ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x। यहाँ से कैंसिलेशन के बाद x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देनी है ताकि हमारे पास ये जो BC वाली साइड है इसकी लेंथ आ सके। अब ये जो BC वाली साइड है इसकी लेंथ किसके इक्वल बन जाएगी, a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 प्लस c का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 2, c हमारे पास कितना है 8 है और x हमारे पास कितना आया है 3 आ गया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 36 और 64 विच इज इक्वल टू 100 माइनस ये बन जाएगा 24 मतलब 8 3 ज़ार 24 2 ज़ार 48। तो यानी कि ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा किसके इक्वल 52 के इक्वल आएगा। फिर लेकिन ये तो a स्क्वायर आया है, तो जब इसके ऊपर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा
7.211 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास हमने बेसिकली ये जो साइड थी BC वाली, इसकी लेंथ बतानी थी, तो यानी कि मेजरमेंट ऑफ BC किसके इक्वल आ गई है हमारे पास 7.211। ये हमारे पास यानी कि उस साइड की लेंथ आ चुकी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि ये जो H वाली मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। इसी ट्राइंगल के अंदर फिर हमने X वाली साइड की लेंथ फाइंड कर ली और उसके बाद सिंपली हमने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2 के अंदर से, एज इट इज ही उठाया हुआ है। मतलब 8.2 के अंदर भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बस सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी चेंज किए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर बेसिकली हमें वही थ्योरम दिया हुआ है कि जी हमने क्या करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि किसी भी हम पॉइंट से, बाहर एक पॉइंट है उधर से हम सर्कल की तरफ टेंजेंट लेके आ रहे हैं, तो वो टेंजेंट इसके क्या वो दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में। यानी एक सर्कल की तरफ जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हम बाहर से, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास थ्योरम है जो कि मैं यहाँ बुक से ही रीड कर देती हूँ। मतलब बुक से इसके हम सबसे पहले, क्योंकि थ्योरम है तो थ्योरम के अंदर सबसे पहले हम लिखते होते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन क्या है कि टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। यानी कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है और इसके अंदर यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट P बना लिया है कि ये P पॉइंट है, और यहाँ से जाने वाले जो टेंजेंट्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, ये PA और PB, ये हमारे पास टेंजेंट्स हैं जो कि हमने क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं इस पॉइंट P से सर्कल की तरफ। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि जो मेजरमेंट ऑफ PA है वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ PB के इक्वल है। यानी कि PA की लेंथ इज इक्वल टू PB है। तो इसके लिए फिर हम कंस्ट्रक्शन लिखते होते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते होते हैं कि वो सारा प्रोसेस लिखते होते हैं कि जो हमें इसको प्रूव करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं कंस्ट्रक्शन में कि इस O वाले पॉइंट को, यानी कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको हम A से भी ज्वाइन कर देते हैं, B से भी और P से भी ज्वाइन कर देते हैं इसे, ताकि हमारे पास ये काम करने का मकसद क्या था कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन सके। एक ये है OAP और साथ OBP, ये दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स बन सकें। उसके बाद जब हम प्रूफ में आते हैं तो प्रूफ में हम स्टेटमेंट्स भी लिखते होते हैं और रीज़न भी लिखते होते हैं बेसिकली, क्योंकि ये थ्योरम है तो एज इट इज़ थ्योरम ही उठा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। अब हम देखते हैं कि ये जो राइट ट्राइंगल है हमारे पास OAP और दूसरा है OBP, इनकी कॉरिस्पॉन्डेंस अगर हम करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा कि जो एंगल OAP है उसकी जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री के इक्वल क्यों है, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ से सेंटर से कोई भी पॉइंट जो जो बॉर्डर होता है सर्कल का उस तक जा रही हो वो किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल होती है। तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक भी इसका रेडियस जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक भी इसका रेडियस आ रहा है। तो रेडियस के परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, यानी इन टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर हमने रेडियाई ड्रॉ किया है। तो इसकी रीज़न में हम लिख देते हैं, रीज़न वाले पोर्शन के नीचे लिखना है, लेकिन मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, तो हम इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे कि जी रेडियाई परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स ड्रॉन, यानी बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये रेडियाई जो हैं ये इन दोनों टेंजेंट्स के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये एक हमारे पास टेंजेंट है PA और दूसरा है हमारे पास PB। तो इन दोनों टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर ही ये रेडियाई हैं हमारे पास। अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद जो हाइपोटेन्यूज है वो भी दोनों का इक्वल है। हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OP। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है तो इसका हाइपोटेन्यूज ये है और ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज भी ये है। तो इन दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है, OP है। और रीज़न क्या आ गई है इसमें कि ये कॉमन है दोनों में। रीज़न क्या है कि ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इन दोनों का हाइपोटेन्यूज हमने इक्वल कह दिया।
अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो मेजरमेंट ओ ए है, यानी ओ ए वाली जो साइड है, इसकी मेजरमेंट किसके इक्वल होगी? दिस विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी। ये ओ बी की मेजरमेंट के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसकी रीजन वही आ जाएगी कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी कि एक ही सर्कल के ये रेडियस हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपस में इक्वल है। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इसकी रीजन आ चुकी है, यानी कि ये जो ओ ए है ये ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ही हैं। तो ये वाली रीजन आ गई। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट डिड्यूस कर दिया कि जो ओ ए पी है वो किसके, वो कॉन्ग्रेंट है ओ ए पी के। ओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ ए बी। और इसकी रीजन क्या लिख दी कि एक हाइपोटेन्यूज और एक और साइड जो है वो इन दोनों की कॉन्ग्रेंट है, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी इन दोनों का कॉन्ग्रेंट है और एक और साइड भी इन दोनों की कॉन्ग्रेंट है आपस में। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं तो ऑफ कोर्स ये जो साइड है, यानी कि पी ए वाली जो साइड है वो भी पी बी वाली साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि वो सेम और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है कि ये हमारे पास पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। ये हमने प्रूव किया कैसे, इन दोनों राइट ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करके। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कहा हुआ है कि सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर का क्या मतलब है कि बाहर क्या चीज़ होगी, हमारे पास स्क्वायर होगा और स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी। अब अगर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो यानी कि सर्कल का डायामीटर किसके इक्वल होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अब ये जो सर्कल का डायामीटर है बेसिकली ये हमारे पास स्क्वायर की साइड्स की लेंथ होगी, स्क्वायर की साइड की लेंथ होगी ये हमारे पास, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या कर लेना है, सिंपली यहाँ पे एक हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे जिसकी हर साइड, क्योंकि स्क्वायर की हर जो साइड है उसकी लेंथ इक्वल होती है, तो वो हमने सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया जिसकी हर साइड की लेंथ क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद उसके अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, लेकिन ऐसे तरीके से करना है कि जो सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास इस स्क्वायर को टच करें। यानी कि यहाँ ये सर्कल है तो यूं ये टच करना चाहिए, ये जो सर्कल है इसका जो बॉर्डर है, बेसिकली बाउंड्री लाइन जो है इसकी, वो इस स्क्वायर के साथ टच करनी चाहिए। जैसे कि ये अभी यहाँ पर टच हो रही है तो वैसे ही अब इसका रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो डायामीटर है बेसिकली, तो ये क्या बन जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड्स।